नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर करारी चोट की है। जी हां, बीजेपी पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त वार किया है, करारी चोट की है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर योगी को आईना दिखा दिया है, योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही लाल कवर वाले संविधान और अर्बन नक्सल जैसी बातों पर नरेंद्र मोदी को कड़ा जवाब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक हैं तो सेफ हैं वाले नरेंद्र मोदी के नारे की सच्चाई अपने ट्वीट में आज दिखा दी है। तो राहुल गांधी ने बता दिया है कि अदानी, माधवीपुरी बुच्च और मोदी, अजित डोभाल और अमित शाह सब एक हैं और सेफ हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों को अपने गढ़े हुए मुद्दों और अपने ही नारों में उलझाने की पूरी कोशिश की। वोट जिहाद से लेकर घुसपैठिए तक तमाम ऐसे मुद्दे तैयार कर जनता को उसमें गुमराह किया जिससे महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर जो है वो दब जाएं। बीजेपी ने यह भी कोशिश की कि किसी तरह इंडिया गठबंधन टूट जाए। जब यह काम संभव नहीं हुआ तो नेताओं को तोड़ा गया। झारखंड में चंपाई सोरेन को बीजेपी ने तोड़ा और यह बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका अपमान हुआ, शोषण हो रहा था। लेकिन आज एक वीडियो खूब वायरल हुआ है जिसमें अमित शाह चंपाई सोरेन का न पूरा नाम ले रहे हैं और न ही उन्हें सम्मान से बुला रहे हैं। आइए जरा देख लीजिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ अमित शाह आज काफी वायरल है ये वीडियो, यहीं से शुरुआत करेंगे। झारखंड में चंपाई सोरेन अब कितना सम्मान पा रहे हैं बीजेपी में जाकर, जरा देख लीजिए, अपने आंखों से देखिए और कानों से सुनिए जरा। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे आओ। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान। चंपाई जी, ओ चंपाई जी आगे आओ। खैर, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा सम्मान पाने के लिए ही चंपाई सोरेन बीजेपी में गए थे? तो खैर, बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में अपनी चालें चल रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उस पर इस तरह से हमलावर होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं। जी हां, कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल भी नहीं हैं। मैं भाजपा से कहूंगा कि या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं जुबानी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बात यहां कह रहे हैं, और साफ साफ किसकी तरफ इशारा है ये आप समझ सकते हैं। सुनिए जरा। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना, वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे,
और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम। तो यहां लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और आप कर क्या रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को आपने देखा पैदल चले और भारत जोड़ने की बात उन्होंने की, लेकिन आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और विष घोलते हैं लोगों के बीच, लोगों को में नफरत फैलाते हैं। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी करते हुए संविधान के कवर वाले, जी हां, संविधान के कवर वाले विवाद पर भी मोदी को घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और कोविंद, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी 26 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ऐसी ही एक प्रति दी थी। एक्चुअली हुआ यह है दोस्तों कि लाल किताब, लाल कलर की जो संविधान की किताब है, यह किताब जो है इस लाल कवर से बीजेपी को परेशानी है। और लाल कवर को देखकर नरेंद्र मोदी के जितने भी साथी संगी हैं वो बार बार कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल वाले लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। इसी को दिखाते हुए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आप जो रामनाथ कोविंद को 26 जुलाई 2017 को दे रहे थे वो क्या थी, वो किताब क्या है। खड़गे ने संविधान की लाल किताब भी दिखाई और कहा कि इसके कोरे पन्ने नहीं है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई कोरा पन्ना, सादा पन्ना नहीं है, जैसा कि मोदी और बीजेपी के लोग बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका प्राथमिक विद्यालय में फिर से दाखिला कराना जरूरी है। यानी साफ साफ कहा है कि आपको फिर से जाकर स्कूलों में पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपको कम से कम ज्ञान तो प्राप्त हो। आइए जरा सुन लेते हैं, जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र आज जारी हो रहा था, उस वक्त इन तस्वीरों को दिखाकर सीधा फिर से निशाना संविधान के ऊपर जो निशाना अभी तक लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, उस पर पलटवार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देखिए, सुनिए जरा। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, थोड़ी देर में आप तक हम जरूर रखेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही बातें वहां कही हैं। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मन की बात अब जुबान पर आ गई है। जी हां, एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को देखिए, मन की बात अब जुबान पर। इस तस्वीर को गौर से आप देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक हैं तो सेफ हैं, और एक हैं में कौन कौन है आप देख लीजिए तस्वीरें। अजीत डोभाल हैं और इधर एक दूसरे A1 हैं, आप जानते हैं A1 कौन है, अदानी साहब। उसके बाद बीच में नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ अमित शाह हैं, माधवीपुरी बुच हैं। एक हैं तो सेफ हैं, ये सब एक हैं इसीलिए सेफ है। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस हमले के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में सियासी माहौल काफी बदल गया है दोस्तों। झारखंड में आज लालू प्रसाद यादव थे। लालू यादव ने सीधा मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी फालतू आदमी है। जी हां, मोदी फालतू आदमी है। आइए जरा सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव को झारखंड की धरती से सीधा चुनौती, जो सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। सुनिए। और हम पहला रिजल्ट सुनेंगे आपका, और काफी दल, राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ ही हमने दल बनाया और इंडिया गठबंधन का भी गठन कराया। आज सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में एकत्रित हैं। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है। सुभाष यादव को जिताइए, एकदम बोलिए सुभाष यादव जिता देना, माला पहना दें। लेकर छबू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रणाम, नमस्कार। अभी 1-2 दिन और रहेंगे इधर
गया में भी जाना है, यहाँ भी जाना है। अरे एगो मुझे बोलते हैं लगन बोलेंगे लगन को चिल्ला सुबह तो सुन रहे थे आप यहाँ लालू प्रसाद यादव उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वो भाषण देते आए हैं और नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती और अभी 1-2 दिन और यहां रहना है कह रहे हैं, यानी झारखंड में, उसके बाद बिहार जाना है। जबकि इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आपके हाथ में कलम देना चाहते हैं और वो आपको तलवार देना चाहते हैं। इसी झारखंड में जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए, तो कलम और तलवार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा तेजस्वी यादव को। इसलिए मिलजुल करके रहना है सबको। ये लोग तलवार देना चाहता है भाजपा वाला, लोजपा वाला, और हम लोग कलम देना चाहते हैं, आपके हाथ में नौकरी देना चाहते हैं। अब तय आप लोग करो कि कलम उठाना चाहते हो कि तलवार उठाना चाहते हो। तो आप कलम उठाना चाहते हो या हाथ में तलवार उठाना चाहते हैं? हम आपको कलम देना चाहते हैं। ये बात यहां पर तेजस्वी यादव, जबकि हेमंत सोरेन ने भी आज नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त वार किया है और इसके अलावा बहुत कुछ, और सबसे ज्यादा जो वार है वो महाराष्ट्र की धरती से मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस बाइट को जरूर आपके पास लेके आना चाहता हूं, जहां वो संविधान की लाल किताब की बात जो हो रही है उसमें आज एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी तो जरूर तिल मिला गए होंगे। आइए जरा देख लीजिए उस तस्वीर को, उस वीडियो को। आपको गुस्सा क्यों आता है? अब अभी भी झूठी बोल रहे, अभी भी ये रेड बुक क्या है, उन्होंने बोला कि ये अर्बन नक्सलाइट, एक मार्क्स नक्सलाइट वालों की निशानी है, तो इसीलिए ये नक्सलवादी लोगों का नहीं है, सॉरी। तो ये भरा हुआ है किताब, ये देखो, मोदी जी को दिखाओ। और उन्होंने क्या किया, मैं 1 मिनट, हाँ, उन्होंने क्या किया, यही बुक बरोबर आहे, तिथला फोटो बरोबर आहे आपला। नक्सलवादियों की निशानी बोले वो, ऐसा लेके अर्बन नक्सलाइट का वो काम करते हैं बोल रहे हैं। तो मैं मोदी जी साहब को पूछता हूं, 26 जुलाई 2017 को कोविंद हैड बिकम प्रेसिडेंट ए डे, उस वक्त आपने ही ये दिखाया है। देखिए, आप देखिए, ये भी झूठ है, हम बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। हाँ, अर्बन नक्सलाइट है, देखो, इतना झूठ बोलना। ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं, और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अरे जाके इनको और एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करो, आपके है नहीं कोई, ये इनको वापस लाओ भाई, हमारे पास ट्रेनिंग लो, फिर भाग के जाओ, ऐसा मत बोलो, यहीं रहो बोल रहा हूं। आप भी ऐसा ही करते हैं। तो इनको प्राइमरी जाओ, इनको प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराओ, ये नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस लाल किताब, यानी ये जो लाल कलर की संविधान है, इसका जिक्र करते हुए और 26 जुलाई की बात और उस तस्वीर को दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे रामनाथ कोविंद। ये तमाम तस्वीरों को लाकर साफ साफ यहाँ बताने की कोशिश कि देखिए कौन सही कौन गलत है। तो बीजेपी ने उधर दूसरी तरफ आज अपना घोषणा पत्र महाराष्ट्र में जारी किया है। एक तरफ घोषणा पत्र महाविकास आघाड़ी ने जारी किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जारी किया है। और इस मौके पर अमित शाह ने कहा है कि अभी तो हमारा सीएम फेस एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे। यानी शिंदे भी अब सावधान हो जाएं कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। उधर झारखंड में फिर मोदी फिर से कांग्रेस के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नए वार से बीजेपी की असलियत उजागर हो गई है।
लेकिन वहां तक पहुंचे उससे पहले जरा झारखंड में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने हरियाणा को याद किया और हरियाणा को याद करके पर्ची खर्ची की बात कर रहे थे और हरियाणा वाला हाल होगा झारखंड का जब ये कह रहे थे तो फिर विपक्ष को यानी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी या इंडिया गठबंधन इनको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सतर्क करने का काम कर रहे थे। और अगर आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं तो हरियाणा में क्या खेल हुआ है इसको तो सभी जानते हैं, तो क्या झारखंड में भी वही खेल करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? देख लीजिए, सुन लीजिए जरा नरेंद्र मोदी को। साथियों, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। तो सुन रहे थे आप यहां पर नरेंद्र मोदी खर्ची पर्ची घुसखोरी की बात यहां कह रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा का जिक्र करके क्या बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो असलियत उजागर कर दी है और रही सही कसर जो है वो अमित शाह ने उधर चंपाई सोरेन को ओ चंपाई कहकर जो पूरी कर दी है, इन सब से क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? लेकिन महाराष्ट्र में भी कह रहे हैं कि शिंदे अभी हमारे सीएम हैं और चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि कौन होगा सीएम। तो क्या शिंदे साहब सतर्क नहीं हो रहे होंगे? बहुत कुछ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंपाई सोरेन की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे की। तमाम तस्वीरों के बीच आइए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि कैसे खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया है, यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। सीधे शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बात कर रहे हैं और आज इतना ज्यादा प्रहार कर रहे थे, वो संविधान को लाकर तस्वीरें दिखा रहे हैं, संविधान की तस्वीरें, वो सीधा वार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे, वो सीधा वार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पे। आखिर कौन सी टॉनिक ले रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 83 साल की उम्र में? शकील जी देखिए, खड़गे जी ने जो एक बटेंगे तो कटेंगे का जवाब दिया है वो पूरे देश में चल गया है। उन्होंने कहा है कि तुम ही बांटते हो और तुम ही काटते हो। और आज जो है संविधान को कोरी किताब बताने वाले वास्तव में यही समझते रहे कि वो कोरी किताब है। आज खड़गे जी ने बताया कि आपके लिए जरूर वो कोरी किताब होगी, हमारे लिए तो संविधान ही सब कुछ है जी। वो ये समझते हैं कि जो भी कह देंगे लोग मान जाएंगे। 10 साल में कई बार ऐसा हुआ भी है। नफरत का जहर उन्होंने फैलाया और जनता उसमें बह भी गई 2014, 2019, लेकिन 24 में वो जहर रुका। और जिस राज्य से नारा आया है कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं से जो है बीजेपी की 28 सीटें कम हुई हैं। 61 सीटें थी 2019 में और 24 में कितनी आई? 33। 28 सीटें कम आई हैं।
और ये 28 सीटें ही मोदी जी के बहुमत में कम पड़ी हैं। 240 है और होना कितनी चाहिए? 564, 364, 264 सीटें होना चाहिए बहुमत के लिए, 264, और आई है 240, तो वही सीटें कम पड़ी हैं जो यूपी में कम हुई हैं। और इसीलिए योगी जी ने यह नारा दिया है जिससे कि उन्हें छोड़ के कांग्रेस और सपा की तरफ जाने वाला जो वोट था, जो मतदाता था, खासतौर से दलित और पिछड़ा, वो नहीं जाए। ये बटेंगे तो कटेंगे नारे का जो डिकोड है, जो इसका अर्थ है, वो यही है कि जैसा भी हो हमारे साथ बने रहो। उन्हें डर दिखा रहे हैं कि हमसे अलग हुए तो कटोगे। एक डरा हुआ देश बनाने की कोशिश, जो डर से उन्हें जिताता रहे, उसी नारे को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मोदी जी ने बोला है, एक है तो सेफ है, जिसका आज राहुल ने जवाब दिया कि ऐसे ही वो लोग जिनके निहित स्वार्थ मिलते हैं वो एक हो जाते हैं। उन्होंने 5 लोगों के फोटो डाल दिए कि इन 5 लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये एक है। देश तो पहले से ही एक है जी। देश कब अलग था? देश तो हमेशा एक रहा, एक होके लड़ा, कैसी कैसी मुसीबतें आई, समस्याएं आई, युद्ध हुए। बांग्लादेश के युद्ध में ये देश एक होके लड़ा, जीता। अमेरिका जिसके आज इतने गुणगान हो रहे हैं, उसी अमेरिका को इंदिरा गांधी ने आंखें दिखाई। आज तो कहना नहीं चाहिए, मगर सच ये है कि अमेरिका की जीत पे हमारे यहां ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे हमारे यहां कोई बहुत कुछ हो गया हो। अरे अमेरिका के इंटरेस्ट अमेरिका देखेगा और भारत के साथ वो उसी तरह पेश आएगा जिस तरह भारत जो बड़ी ताकत है उसके साथ आना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे मोदी जी से उनके पर्सनल दोस्त हैं, माय फ्रेंड ट्रंप के उन्होंने जो संबोधित किया है। और ट्रंप किसे अपना फ्रेंड के संबोधित कर रहे हैं? अरब मुसलमान, अमेरिकन मुसलमान, उन्हें वो स्पेशल थैंक यू दे रहे हैं। अपना फर्स्ट जो भाषण है उसमें यहां पे वो कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे हैं, वहां वो उन मुसलमानों को धन्यवाद दे रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हर देश का प्रधानमंत्री या शासक या राष्ट्रपति जो भी जहां होता है वो सब देश को जोड़ने की बात करते हैं। ये एक हमारे ही हुआ जो डरेंगे, बटेंगे, कटेंगे। और अभी जो तेजस्वी यादव ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथ में तलवार चाहिए कि कलम। उसका संदर्भ यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल जो है एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची को गोद में लिए जिसके हाथ में तलवार है, उसे दिखा रहे हैं। वहां महिलाओं का एक प्रदर्शन हुआ, 5000 महिलाएं थी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। आज हमने डाला है उसका फोटो, एक संस्था ने किया, और उसमें मुख्य अतिथि थे मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने खुद भी तलवार चलाई और 5 लाख रुपए उन महिलाओं के संगठन को दिया। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि मैं साइकिल देता हूं बच्चियों को, वो फोटो डाला गया है आज सपा की तरफ से कि हम बच्चों को, लड़कियों को साइकिल देते हैं कि साइकिल से स्कूल जाएं, पढ़े लिखे आगे बढ़ें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कलम देते हैं और ये तलवार देते हैं। बहुत सही बात है। मोहन यादव के जरिए बीजेपी तलवार देना और हिंसा और नफरत का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या चाहिए बच्चों को, किसके बच्चों को क्या चाहिए, ये पेरेंट खुद तय करेंगे। पेरेंट ही देख लें, तेजस्वी ने यही कहा। कौन अपने बच्चों के हाथ में, छोटी छोटी लड़कियों के हाथ में तलवार देना चाहता है और कौन उन्हें साइकिल और कलम देना चाहता है। देश कैसे आगे बढ़ेगा? डर के जो डर पैदा कर रहे हैं वो। आपने अभी जो बताया चंपई सोरेन का, झारखंड में जिस तरह से अमित शाह बोल रहे हैं, आज भी चंपई सोरेन इतना बड़ा धोखा देके जेएमएम को चले गए। लेकिन आपने देखा
कि चाहे मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन, चाहे उनकी पत्नी और नई उभरती हुई नेता हो कल्पना सोरेन, वो चंपई सोरेन का नाम उसी इज्जत से, सम्मान से, अदब से लेते हैं। कभी किसी ने भी आज तक नहीं सुना कि उन लोगों ने उनके खिलाफ जो है कोई बेअदबी की हो। और अमित शाह, उनके लिए कोई महत्व नहीं है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राहुल गांधी का जो जवाब दे रहे हैं वो उनके साथ एक प्लेट में खाते थे जी। राहुल ने कहा था ये एक ऐसे शख्स थे जो बिना फोन किए कभी भी मेरे यहां आ सकते थे। और सही बात है, ये सबने देखा है, हमने नहीं, जो भी राजनीति को बारीकी से और नजदीक से देखते हैं उन सबने ये दृश्य बार बार देखा है। और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं, कांग्रेस से जाने वाले हम बहुत सारे नेताओं के नाम गिना सकते हैं जो इस 10 साल में इस बीच में गए हैं। वो राहुल गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास किस तरह आते थे, बैठते थे, बात करते थे और कितना सम्मान पाते थे। वही नहीं, उनके परिवार भी। अभी एक ज्योतिरादित्य का नाम लिया हमने, बाकी लोगों का हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी बहुत पीछे की पंक्ति में बिठा देते थे ज्योतिरादित्य को। तो वहां तो जो आज 5 लोगों का फोटो डाला है राहुल गांधी ने, उन 5 में से भी सम्मान तो खाली 2 या 3 ही लोगों का है। नंबर 1 पे तो अडानी जी का है वहां पे सम्मान जी। कहते हैं वही बॉस है, कॉर्पोरेट चला रहा है सरकार को। फिर मोदी जी है, अमित शाह है, माधवी बुच भी एक मोहरई है जो उनका उद्देश्य पूरा कर रही है, इसलिए साथ में है। तो ये एक लास्ट बात और कह दें हम कि हरियाणा का जो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने झारखंड में, तो आपने देखा कि जनता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 5 साल से वहां जेएमएम की सरकार है, वो कह रहे हैं पर्ची खर्ची जानते हो, वो चुप हैं। क्यों? क्योंकि नहीं है वहां। और जिस हरियाणा का आप जिक्र कर रहे हो वहां 10 साल से आपकी सरकार है, किसकी पर्ची खर्ची की बात आप कर रहे हो? काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक डर, काल्पनिक बात की संविधान की किताब कोरी है, उनके लिए है कोरी। जो राहुल लाल किताब दिखाते हैं वो कोरी है। तो संविधान से आज वो बुरी तरह डरे हुए हैं क्योंकि देश पे शासन राहुल ने जो कहा है कि संविधान ही करेगा जी। और ये बात जो है जनता के बीच क्लिक कर गई है। जनता समझ गई है कि उसे जो अधिकार मिला है वो जिस वोट के लिए मोदी जी अमित शाह बार बार आते हैं, अभी हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, वहां गए, झारखंड में गए, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो वो इसीलिए जा रहे हैं कि वोट चाहिए। और वोट क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान ने जनता को दिया है। जिस दिन जनता से वोट का अधिकार छिन जाएगा, कौन आएगा उसके पास? अभी तो झूठे नौकरी की बात भी कर दी कि नौकरी दे दी, हरियाणा में कहीं चर्चा नहीं है, किसी अखबार में नहीं आया कितनी नौकरियां दे दी। वो झारखंड और महाराष्ट्र बता रहे हैं हरियाणा में हमने 3 नौकरियां दे दी। हरियाणा में कोई बीजेपी का नेता कहे तो, बीजेपी की सरकार कहे तो, मुख्यमंत्री कहे तो कि हमने 3 नौकरियां दे दी, इस विभाग में इतनी दी, इस विभाग में इतनी दी, इस संख्या में दी। कोई डाटा है जी? एक डाटा नहीं है, लेकिन कह दो, कुछ भी कह दो। तो ये जो राजनीति है, ये जनता को समझना है कि झूठ, डर कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देश की सियासत में बहुत हलचल है, बहुत ज्यादा हलचल है। इसलिए है क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव और इस बार वार पलटवार बहुत ज्यादा, बहुत तेज है। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। ओ चंपई जी से लेकर इधर संविधान की किताब तक जो कुछ चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपकी टिप्पणी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि अब चूंकि आज 10 तारीख है, 3 दिन बाद झारखंड में चुनाव है और 43 सीटों पे है। उससे पहले झारखंड कहां है, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये तेवर, इस पर क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। बात तो झारखंड से ही शुरू होनी चाहिए और चंपई चाचा से ही शुरू होनी चाहिए। चंपई चाचा, इनको इसी नाम से कल्पना सोरेन भी बुलाती रही, हेमंत सोरेन भी बुलाते रहे और दूसरे तमाम लोग भी बुलाते रहे। ये एक तरह से वो उल्टा चश्मा वाले चंपक चाचा की भी याद दिलाती है। भाई उल्टा चश्मा में किसी की मजाल है, जेठालाल को जेठालाल बुला दे ठीक है, लेकिन जेठालाल के पिता को
कोई चंपक बोल के बोल सकता है, वही चंपक। लेकिन आज हमने दृश्य देखा कि बाबूलाल को भी, बाबूलाल आगे आ जाओ, मैंने बेटा को भी कहा बाबूलाल आगे आ जाओ। एक दिनेशानंद थे प्रत्याशी, उनको भी कहा कि दिनेशानंद आगे आ जाओ, और फिर कहा कि चंपई आगे आ जाओ। यानी बाप का बेटे के सामने बाप को इस तरीके से बुलाया गया, न उम्र का लिहाज, न पूर्व मुख्यमंत्री होने का लिहाज, न आदिवासियों के सम्मान का लिहाज। भैया आदिवासियों के सम्मान का मतलब क्या होता है कि आदिवासी में, चलिए बाबूलाल गौर तो नौजवान है, उसको तो बुला सकते हैं, बाबूलाल आगे आओ, आप उम्र में भी बड़े हैं। लेकिन बाबूलाल के पिता सिर्फ उनके पिता नहीं है, एक तो पिता भी है। बड़ी बात है कि बेटे के सामने बाप को एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद में वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको आप इस तरीके से बुलाते हैं तो ये पूरे आदिवासियों का आप सम्मान नहीं करते हैं, इसका प्रदर्शन होता है। इतनी नफरत, जब बीजेपी के आला नेता इतनी नफरत करेंगे, नफरत में बड़ी आसानी से बोल रहा हूं, कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे कठिनाई हो रही बोलने में, भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आप ऐसे बुलाएंगे, चंपई आगे आ जाओ। ये इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने जहां तक सम्मान का सवाल, आदिवासी के सम्मान का सवाल, एक पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान का सवाल, एक बुजुर्ग व्यक्ति के सम्मान का सवाल, किसी भी क्राइटेरिया में आप तौल लीजिए, अमित शाह का ये कॉल, ये बुलाया जाना बिल्कुल निंदनीय है और अक्षम्य भी है, ये क्षमा करने योग्य भी नहीं है। और हमें लगता है कि आदिवासी समुदाय इस बात को बहुत इज्जत से लेगा कि कैसे इसका प्रतिकार किया जाए, तो लोकतंत्र में जो दी जाती है इज्जत, वो इज्जत देंगे, उस हिसाब से देंगे जवाब, ये हम कह रहे हैं। इसके बाद आप पूरे यहां पर हम आते हैं, तुरंत विषय परिवर्तन भी करते हैं कि वो संविधान जो लाल किताब है, भाई लाल किताब का मतलब तो ज्योतिषी वाला लाल किताब भी होता है, वो तो अर्बन नक्सल नहीं होता है। लेकिन यहां पर लाल किताब, संविधान को आप लाल किताब समझ करके, अर्बन नक्सल समझ करके बता रहे हैं। ये तस्वीर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, कार्ल मार्क्स की तस्वीर है, दास कैपिटल है। कलर क्या है इस किताब का? भगवा है। भाई कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट की प्रेरणा तो कार्ल मार्क्स है, उनकी किताब दास कैपिटल है, उसके बाद लेनिन है और तो सब कुछ है। दास कैपिटल में भी कवर पेज भगवा है, तो क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट भगवा में हो गए हैं क्या? ये कलर से, हरा कलर देख करके आप भड़क जाते हैं, लाल कलर देखकर आप भड़क जाते हैं, और लाल हो हरा हो, जो आस्थावान लोग हैं उनके यहाँ सभी रंग का प्रयोग होता है, देवी देवताओं में, पूजन में, पहनावे में, खासकर हिंदुओं में तो हम तो देखते हैं कि सारी मूर्तियों में सारे रंग के कपड़े और चढ़ावा तमाम चीजें होती हैं। दूसरे धर्म में भी ऐसा ही है, सब में। तो रंग को इस तरीके से पेंट करना कि संविधान को, जो कि प्रतीक है हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र किसके आदेश से चलेगा, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कुरान भी है, गीता भी है और गुरु ग्रंथ साहिब भी है, वो हमारे देश का संविधान है। उस संविधान को आप अर्बन नक्सल से जोड़ रहे हैं। एक तो अर्बन नक्सल सर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कई बार हुआ, लोकसभा में बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि देश में कोई अर्बन नक्सल है, और बाहर में आप आकर के चित्कार करते हैं अर्बन नक्सल का। ये जो विडंबना है, ये जो विचित्रता है, ये जो दो मुहापन है, ये सामने आता है इस व्यवहार से। जब नरेंद्र मोदी जी का हमने आपको व्यवहार बताया, अमित शाह जी का हमने आपको व्यवहार बताया, दोनों का व्यवहार दिख रहा है। ये लोग कैसे झारखंड की बेटियों को सामने रख करके इन्होंने जो बातें कही, झारखंड की बेटी को वो ले जाएंगे, वो कौन? मुसलमान, वो कौन? घुसपैठिया। अरे वो बोल करके आप झारखंड की बेटियों को गाली देंगे क्या? वहां भी आप आदिवासियों के प्रति अपनी नफरत का इजहार करते हैं।
और राहुल गांधी बहुत सही कहते हैं कि ये तो आदिवासी को आदिवासी नहीं बोल सकते। संविधान निर्माताओं ने हमेशा आदिवासियों को आदिवासी कहा, कभी वनवासी नहीं कहा, लेकिन इन्होंने वनवासी क्रिएट कर दिया क्योंकि आदिवासियों को देश का सबसे पुराना नागरिक मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो आर्यों को स्थापित करने में लगे रहते हैं, कहते हैं कि सारे जो हिंदुस्तानी आर्य हैं, ये अलग थ्योरी है, लेकिन आदिवासी को आदिवासी नहीं मानेंगे, ये तो उनका अपमान करना होगा। ये बात राहुल गांधी समझाने का प्रयास करते हैं और ये सारी चीज तो चुनाव के समय में चर्चा में आती है और लोग बात रखते भी हैं। आप देखिए किस तरीके से वो महिलाओं को लेकर के भाषा बोली गई। जो एक सांसद बीजेपी का राज्यसभा का, उसने कहा कि महिला लाडली योजना का लाभुक महिला अगर कांग्रेस की सभा में दिख जाए तो उसकी तस्वीर ले आना, उससे मैं निपटूंगा, उसकी व्यवस्था तो मैं करूंगा। यानी उस व्यवस्था करने में आप सबक सिखाना समझ लीजिए, निपटना समझ लीजिए या कुछ भी समझ। अरे फोटो खींचने वाले होते कौन हो तुम? फोटो खींचना बिना मर्जी के ये अपराध है और आप फोटो खींच के लाने बोल रहे हो भी महिला का, और भी इस आरोप में कि वो कांग्रेस की सभा में गई, इस आरोप में कि उसने सरकारी कोई लाभ लिया। सरकारी लाभ लेना गुनाह है क्या? सरकारी लाभ जो दिया जाता है कोई नेता अपने बाप के घर से देता है, कोई राजनीतिक पार्टी अपने बाप के घर से देती है। सरकार जनता का पैसा राजकोषीय खजाने में और उसका एक रेलिवेंट तरीके से एक प्रोपोर्शनली गरीब लोगों के बीच में एक कल्याण का काम होता है, कल्याणकारी काम है, जनता का पैसा जनता के बीच में। लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया गया है ये महिलाओं का अपमान है। आप महिला को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन ये तमाम चीजें हो रही हैं और हमें लगता है कि जनता अब इन चीजों को गंभीरता से लेने लगी है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें छोड़ दी जाएंगी, इसको गंभीरता से जनता ले रही है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो खाली कुर्सियां हमारे बीच दिखाई देती हैं। और यहीं पर खाली कुर्सियां तो हमें हरियाणा में भी दिखाई दे रही थी, नरेंद्र मोदी की सभा में हमने देखी थी। और नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं कि हरियाणा दोहराया जाएगा तो हमें याद आता है कि हरियाणा में उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश दोहराया जाएगा, और चुनाव आयोग के सामने मध्य प्रदेश और हरियाणा की सैकड़ों बल्कि हजारों शिकायतें पड़ी रह गई, किसी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया और चुनाव परिणाम दे दिए गए। हरियाणा में भी वही हुआ, शिकायतों का जिस तरीके से निपटारा किया गया, ईवीएम को लेकर के जो सवाल हुए वैसे ही हुए। तो आप एक बार फिर क्या तंत्र से ही लोकतंत्र को हड़प करना चाहते हैं? ये सवाल, ये धमकी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये कोई बात नहीं बोल रहे, वोट मांगने का तरीका नहीं है, ये धमकी है। तो इस धमकी को भी समझने की जरूरत है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, इस धमकी को समझने की जरूरत है। हेमंत कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, जबकि तीसरे दिन, आज के ठीक तीसरे दिन चुनाव है उधर झारखंड में, इधर बहुत हद तक तैयार है महाराष्ट्र। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? किस गति से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? और ऐसे में खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो टिप्पणियां हैं उस पर क्या कहेंगे आप? हेमंत कुमार जी। धन्यवाद राजीव जी। मुझे लगता है कि जो मोदी जी और अमित शाह लगातार महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, दोनों जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब खड़गे साहब ने बहुत ही माकूल ढंग से दिया है। बांटते हो तुम ही बांटते हो, तुम ही काटते हो। तो मोदी जी ने जो राग अलापना शुरू किया झारखंड में, आप देखेंगे कि उन्होंने रोटी बेटी छीन लेंगे, जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो ये बातें, और अब आज जो है कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो ये इनके सामने अब चुनाव है कि चुनाव जीतने के लिए किस लेवल पर जाकर के ध्रुवीकरण किया जाए। इस ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति को इन्होंने इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि जहां की
कोई मर्यादाएं वहां पर काम नहीं करती हैं, चुनाव आयोग की आचार संहिताएं वहां पर फेल हो जाती हैं और वहां पर संविधान को भी धज्जियां उड़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद इस तरह का काम कर रहे हैं, अमित शाह इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके बाकी के नेता इस तरह का काम कर रहे हैं। जो मान अपमान की जो बात है चंपई सोरेन के साथ हो चाहे दूसरे लोगों के साथ हो, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप आदिवासियों को लेकर के, उनकी अस्मिता को लेकर के कितना सम्मान आपके भीतर में है, ये तो साफ साफ दिखता है कि वो एक दिखावटी है। और जब आप अपने उरूज पर होते हैं तो आपका पर्दा एक तरह से हट जाता है, आप पूरे तरह से अपमानजनक भाषा बोलने लगते हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये हम लोग जो पहले से कई डिबेट में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर जो हेमंत बिस्व शर्मा को जो लगाया गया था कि पूरी तरह पूरे माहौल को कम्युनली चार्ज किया जाए, ये उसकी अगली करीब में प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, अमित शाह जी का भाषण हो और बाकी नेताओं का, बीजेपी के बाकी नेताओं का जो भाषण है, वो पूरा दिखा रहा है कि ये कम्युनली इसको चार्ज करके रखना चाहते हैं और इसी ध्रुवीकरण के आधार पर ये वोट चाहते हैं। तो झारखंड में लेकिन इनका कम्युनल एजेंडा चल नहीं पा रहा है, लेकिन इनकी कोशिशें हैं कि इस पर पूरी तरह से टिका रहा जाए, क्योंकि ये इनके लिए जीवन मरण का सवाल है। झारखंड में कारपोरेट का पूरा इंटरेस्ट लगा हुआ है, अडानी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और उसको सेव करने के लिए जरूरी है कि झारखंड में सरकार बने, बीजेपी की, उनके अलायंस की सरकार बने। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह वहां पर जो कम्युनल जो पोलराइजेशन है उसको किया जाए, लेकिन इस मामले में वो सफल होते हुए दिख नहीं रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने जो चंदन क्यारी में भाषण दिया, उसके बाद रोड शो में जो बातें कर, वो क्या है? वो उनकी गरिमा, उस पद की, जिस पद पर बैठे हुए हैं मोदी जी, उस पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। अब आप जो महाराष्ट्र में आपने जो ये अपना ये घोषणा पत्र जो जारी किया है, आप उनकी बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन आज ही एक खबर आई कि इसमें सेना में 41,000 पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। कई सालों से सारा कुछ हो चुका है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का जो काम होता है उसके लिए जो नियुक्ति होनी थी, वो नियुक्ति रुकी हुई है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं उसकी जांच हो रही है, जबकि उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अब तक नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। तो 41 लोगों को रोक करके रखा गया हुआ, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ आप जो वहां रोजगार की जो बात कर रहे हैं, आप एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते हैं कि आप मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन आपका घोषणा पत्र क्या है? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, जो संकल्प पत्र जारी किया है उन्होंने, उसमें तो मुफ्त की रेवड़ियों की पूरी तरह से एक लंबी फेहरिस्त है। तो इससे ये साफ साफ झलकता है कि आपके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है और आप कहते हैं कि ये हेमंत सोरेन की जो सरकार है और इनकी जो पार्टी है, इनके नेता है, ये रुपयों के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। येदियुरप्पा साहब के बारे में आज क्या रिपोर्ट आई है अखबारों में? येदियुरप्पा साहब के बारे में रिपोर्ट आई कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, उन पर केस चलेगा। तो आप रुपयों को ढेर पर बैठने की बात विपक्ष के बारे में कहते हैं, जेएमएम के बारे में कहते हैं कि उनके नेता जो है रुपयों की ढेर पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप इस चुनाव की निष्पक्षता पर जो पहले दिन से राजीव जी सवाल उठ रहा है कि आईटी क्या सीबीआई का जो रेड पड़ना शुरू हुआ, एजेंसियों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इसमें किसी को पकड़ना है? इस तरह की कार्रवाइयां बताती हैं कि आप बैक टू बैक आप चुनाव में एक तो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तमाम तरह की मर्यादाओं को तोड़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ एजेंसियों को लगा करके चुनाव जीतने के लिए आप विपक्ष के नेताओं के यहाँ उनके जो सपोर्टर है या उनके जो पीए हैं या स्टाफ है या उनकी पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ आप हमारी अभियान चलवा रहे हैं। तो चुनाव का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस पर तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग क्या इन चीजों को नहीं देख रहा है? तो ये साफ साफ लगता है कि ये एन केन प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए झारखंड में और महाराष्ट्र में, दोनों राज्यों में इनकी कोशिश है कि एक तरह से एंटी मुस्लिम पूरा पोलराइजेशन भी हो और तमाम तरह की एजेंसियों को लगा करके
चुनाव किसी तरह जीत लिया जाए। प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है, जिसके बारे में अभी जो प्रेम जी कह रहे थे, निश्चित रूप से उस पर गौर किया जाना चाहिए कि जब वो याद दिलाते हैं कि हरियाणा की याद दिलाते हैं, और हरियाणा में जब चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश की याद दिलाते हैं, तो संदेह क्यों न किया जाए कि क्या कुछ गड़बड़ करने की पूरी प्लानिंग की गई हुई है? क्या कुछ जिन शिकायतों को चुनाव आयोग ने बहुत सिरे से खारिज कर दिया, क्या उन शिकायतों में दम नहीं है जो आप एक तरह से धमकी देते हैं कि हरियाणा को याद कर लो, मध्य प्रदेश को याद कर लो? जब आपकी सभाओं में जिस तरह से जनता आती है, आप जिस तरह से पोलराइजेशन करना, आपको अगर अपने काम पर इतना भरोसा है तो आप तो अपने काम गिनवा करके वोट मांगना चाहिए था ना। लेकिन आप तो एक तरह से लोगों में भय का माहौल बनाना चाहता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या मतलब है? आप तो विश्व गुरु हैं और भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, तो डंका बज रहा है, विश्व गुरु जो है वो यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है भारत का, तो उनके नेतृत्व में इस देश में किसको डर है? किसको आप सेफ रखने की बात करते हैं? किसको एक रखने की बात करते हैं? ये विशुद्ध रूप से ये एक तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, और लेकिन इन चीजों को चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि वो तो उनकी जेब में है। तो यह जो चुनाव है सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि एजेंसियां भी एक तरह से एक पक्ष में खड़ी होकर के चुनाव लड़वा रही हैं। जी राजीव जी बिल्कुल, एजेंसियां भी चुनाव लड़वा रही हैं, एक पक्षीय यहाँ पूरा का पूरा माहौल है। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार हमलावर हैं, राहुल गांधी भी क्रिएटिव रूप से हमलावर हैं, और उन्होंने एक ट्वीट करके बटोगे कटोगे और एक हैं सेफ हैं का जिक्र किया। राहुल गांधी के ट्वीट को आपने देखा है, लेकिन इसी मसले पे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़बरदस्त वार किया। जरा एक दूसरी बाइट सुनाता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे की, और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आते हैं। जरा एक है सेफ हैं पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है सुन लीजिए। ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले, हाँ एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम करते हो। मैं बोलूंगा क्षमा चाहता हूं, आप करते हो बोलता हूं, क्योंकि मर्यादा देना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर। तो आप करते, हम नहीं करते। अरे हम तो एक, हाँ चलिए, हम तो एक करने की कोशिश करी, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो सुन लिया आपने, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं इसीलिए हम तो एक करने चले, हम एक करते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप कह क्या रहे हैं? ये बातें यहां पर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत संजीदगी के साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही प्रहार किया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो विभाजनकारी एजेंडा है उस पर सीधा सीधा हमला किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि जो देश के अंदर समस्याएं उसकी जड़ एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी है। और राजीव जी ये बात बिल्कुल सही है कि देश के अंदर जो अधिकांश समस्याएं हैं उसकी जड़ भारत की ही है, या उसका जो मात्र संगठन है आरएसएस है वो है इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं। क्योंकि इनका कभी भी ना संविधान के प्रति कोई आस्था रही और ना इन्होंने कभी संविधान को माना। ये हमेशा संविधान के विरोध में रहे, और संविधान जब बना तब भी इन्होंने संविधान का विरोध किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं और जो बता रहे हैं कि सब काटने वाले भी तुम हो, बांटने वाले भी तुम हो, जो सारी बातें बता रहे हैं, ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हमला है। और ये वाजिब प्रश्न है कि भाई जब 10 सालों से तो कौन सेफ नहीं है? अगर अभी भी लोग सेफ नहीं है, आप तो घर में घुसकर मारा करते थे, बताया था आपने कि आप घर में घुसकर मारते हैं, उसके बाद भी अगर लोग सेफ नहीं है तो आप इसका मतलब झूठ बोलते हैं कि आप घर में घुसकर मारा करते हैं। तो जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि खतरा जो मोदी जी से है या भारतीय जनता पार्टी से है, वो निश्चित रूप से इसी रूप में राजीव जी की चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां एक ही बात है, दोनों की नीतियां जो हैं वो देश को विभाजन की तरफ ले आने वाली हैं।
जनता में विभाजन करने वाली हैं, बांटने वाली हैं, और इसीलिए ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे जो नारे दे रहे हैं, तो इसलिए ये नारा इस तरीके दे रहे हैं। अब देखना ये राजीव जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। हालांकि बटोगे तो कटोगे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक तरीके से किनारा कर चुके हैं। अब तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे करने लगे, लेकिन उसकी भी एक रहेंगे तो सेफ रहने की भी आज पोल खोल दी गई है। बता दिया गया है कि किसको एक रहने की बात की जा रही है और कौन सेफ है, इसकी भी सरकार ये काम कर रही है। तो कुल मिला के राजीव जी जो है कि जो इंडिया गठबंधन के पास मुद्दे हैं दोनों ही राज्यों में, चाहे वो झारखंड में हो और चाहे वो मुद्दे महाराष्ट्र में हो, उन मुद्दों की काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और उसके पास केवल एक और एक मात्र एजेंडा जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है, और जिस पर वो काम करती हुई दिखाई पड़ती है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता इस सांप्रदायिक एजेंडे को किस तरीके से नकारती है। अब जो आज घोषणा पत्र जारी किया, मतलब एक तरीके से जो महाराष्ट्र नामा जो जारी किया है इंडिया गठबंधन ने जारी की, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, और बहुत सारी बातें उसमें जो कही गई हैं वो एक तरह से कहा जाए वो जनता की जो बातें हैं, जनता की जो मांगे हैं, उन पर उसमें ध्यान दिया गया है। लेकिन क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आया, कोई वचन पत्र जिसे कहा जाता है, या उनका घोषणा पत्र जिसमें जनता की बातें कही गई हो, ऐसा अभी तक हमको देखने को नहीं मिला, और वो आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं। अच्छी बात यह राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें नहीं करती है, वो बातें विपक्ष की करती है। अब बताती है कि उनके घोषणा पत्र में क्या है, उन्होंने क्या कहा, लेकिन अपना बताना भूल जाती है कि हम क्या करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से कहा जाए मोदी जी जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन के ही ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्या देने को कह रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जो है मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि मोदी जी आप इसी तरीके से इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र वचन पत्र जो है जन जन तक पहुंचाते रहिए, इसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। जी लेकिन शकील जी, ये जो संविधान का मसला है, जरा ये समझने की जरूरत है संविधान के मामले पे कहां तक कितना यहां पर लीड या एज लेते हुए विपक्ष दिखाई देता है और कितना घिरी हुई, या कहें तो अगर पलटवार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार संविधान के मसले पे पलटवार कर रहे हैं, किसको एज है संविधान के मसले पे? राजीव जी, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी का रंग कौन सा है? माय डियर फ्रेंड की पार्टी का रंग लाल है, रिपब्लिक का। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे उसी संविधान में रंग लिखे हुए हैं कि इन रंग का, इस साइज का, इस तरह होना चाहिए। संविधान किस रंग का होना चाहिए, किस रंग में किताब छपना चाहिए, यह कहीं नहीं लिखा। हमारे पास जो संविधान है अभी हमने निकाला अपनी रेक से, ब्लैक रंग का, और इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, अगर दिख रहा हो, सत्यमेव जयते। शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो किसी भी संविधान में लिखा है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हमारे संविधान का मूल वाक्य है। आप असत्य बोल रहे हैं संविधान के बारे में, और इसमें सब कुछ है। ये बड़े साइज का संविधान है हमारे पास, क्योंकि पढ़ने में हमें आसानी होती है, लेकिन ये हैंडी नहीं है कि हम इसको लेके कहीं जा सकें। जब हमें कहीं जाना होता है और वहां रेफरेंस की जरूरत पड़ती है तो हम भी छोटा रखते हैं, सब छोटा रखते हैं। इस बड़े संविधान से भी बड़ा संविधान है, पार्लियामेंट में रखा हुआ है। अगर हम कल जाएंगे तो वहां का फोटो लाके दे देंगे, छाप देंगे हम उसका कि वो किस साइज का संविधान है। इससे कम से कम 4 गुना बड़ा है वो एक बड़ी टेबल पे रखा रहता है ताकि लोग उसे वहीं पे आराम से खड़े खड़े पढ़ सके। मंत्री भी खड़े खड़े पढ़ते हैं वहां, सांसद भी खड़े खड़े पढ़ते हैं। तो संविधान के लिए कहीं नहीं लिखा इसी संविधान में कि उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए। अरे किताब में तो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं मोदी जी। एक और संविधान दिखाता हूं, इसका रंग जो है, इसका रंग सफेद है जी। इसमें संविधान सबके लिए, इसमें भी सारी चीजें हैं। तो वही है, इसमें रंग का मतलब नहीं है, उसके अंदर जो है उसका मतलब है जी। नहीं, कहीं लिखा नहीं है। अगर लिखा होता, कुछ जरूरत उनको महसूस होती कि एक दिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो इस तरह के सवाल उठाएंगे, तो शायद लिख दिया जाता कि रंग होगा या नहीं होगा, और रंग की जरूरत नहीं है। शायद नेहरू जी लिखवा देते और अंबेडकर जी लिखवा देते और लिख देते
कि भैया इसमें शब्द का महत्व है, विचार का महत्व है, आदर्श का महत्व है, हिंदुस्तान कैसे बनेगा इसका महत्व है। महत्वपूर्ण क्या है? जो उसमें विषय है वो महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका रंग रूप कैसा है। आप रंग रूप पे जा रहे हैं क्योंकि इसके अलावा आप कुछ देखते नहीं हैं। दरअसल ये संविधान जो है, आपने जो सवाल पूछा है कि संविधान का क्या मतलब है, ये संविधान इनकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि जब संविधान बन रहा था तो आरएसएस ने इसका विरोध किया था और उसने कहा था ये कि हमारा जो मनुस्मृति है वो सारी दुनिया में सराही जाती है, उसको लोग मान्यता देते हैं, संविधान की क्या जरूरत है, ये आरएसएस के सरसंघ चालक ने कहा था। और डॉक्टर अंबेडकर, जिनको इसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि मुझसे बड़े बड़े काबिल लोग यहां हैं और कांग्रेस ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। तो नेहरू ने, कांग्रेस ने तो मिलजुल के संविधान बनाया है, सब उसमें शामिल थे। तो ये जो संविधान है ये इसीलिए इनकी परेशानी का सबब बना है। ये अभी इसके लिए कोई कमेटी नहीं बना पाए, पर वाजपेयी जी ने तो बना दी थी। जब पहली सरकार आई थी भाजपा की केंद्र में, तो एक समिति बन गई थी जो संविधान का रिव्यू कर रही थी। और आज भी वो यही चाहते हैं कि ये संविधान, और संविधान से प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने बोला था कि जो वोट का राइट है, जनता को समझने की बात है, मतदान का अधिकार है, वो तो इसी संविधान ने दिया है। संविधान नहीं रहेगा तो वोट नहीं रहेगा, और वोट नहीं रहेगा तो तुम्हारे दरवाजे आने की हमें जरूरत नहीं रहेगी। हमारी तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है, तुमसे वोट मांगना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए ये संविधान का इतना विरोध है। अरे संविधान कोरा होता है, कोरे हमारे दिमाग हो सकते हैं जी, जो समझ ना पाए, लेकिन किताब जो है वो कोरी नहीं होती है। किताब तो विचार होती है। और दूसरी बात, अभी जो नौकरी की बात हो रही है, जो वो कह रहे हैं कि नौकरी दे दी, अभी रेलवे का एक दर्दनाक हादसे का फोटो जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है हिंदुस्तान का। जी। जो पहियों को जोड़ते हैं उसमें एक व्यक्ति दब के मर गया। रेलवे के हादसों का सबसे बड़ा कारण, जो खुद सारे आयोग बता रहे हैं, सारी इंक्वायरी बता रही है, कि वहां वर्क फोर्स का कम होना, भर्ती नहीं हो रही है, कहीं पे भी खाली पड़े हैं पद। रेलवे की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, आदमी नहीं है काम करने के लिए। आपकी प्रायोरिटी में नौकरी है ही नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है 5 किलो मुफ्त अनाज देके उन लोगों को अपने लिए वोट बैंक बना देना, कि वो ये समझे कि आप हमें 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं तो हम आपको वोट देंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा खत्म। महंगाई पर नियंत्रण का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक इरादा है कि लोग डरे रहें। ये जो नारे जो दिए जा रहे हैं, जिसके लिए अभी अखिलेश ने बहुत अच्छा कहा कि निकृष्टतम नारा है ये, बटेंगे तो कटेंगे। कौन काट रहा है? 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, 7 साल से आपकी सरकार है यूपी में, और काट जाएगा कोई आके? संविधान नहीं है, पुलिस सुरक्षा बल नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को डरा रहे हैं कि वो डर के जीना सीख लें, काल्पनिक डर में रात दिन जिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान न दें, चिकित्सा वगैरह चीज तो मांगे ही नहीं कि चिकित्सा तो बड़ी चीज होती है, चिकित्सा क्या जरूरत है? सिर्फ रोटी पानी मिलता रहे और जीते रहे और डरते रहें कि कोई आएगा मार डालेगा, काट डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और हम इनको जिताते रहें। यही तो कहते हैं ना कि हमें वोट देते रहो, हमें जिताते रहो, तो हम तुम्हें बचाते रहेंगे। नहीं तो 10 साल हमें हो गए हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, ये 3rd टर्म है, लेकिन तुम्हें काट जाएंगे। कौन काट रहा है? कौन मार रहा है? पुलिस कहीं नहीं है, सुरक्षा बल कहीं नहीं है। दुनिया में क्या संदेश जा रहा है?
एक डरा हुआ देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप जिस जनता में गांधी ने, नेहरू ने हिम्मत पैदा की थी, निर्भयता पैदा की थी, जो अंग्रेजों से लड़ गया, जो अमेरिका से लड़ गया, बांग्लादेश बनवा दिया, आज उसको आप डरना सिखा रहे हैं। क्या होगा? इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे जी। आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने से देश कमजोर हो जाएगा, और यह बात जनता को समझना है कि उसे देश को मजबूत करना है और कैसे जो है अपने इन काल्पनिक डरों से बाहर निकलना है। राहुल गांधी का इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण नारा है, सबसे महत्वपूर्ण, डरो मत। और अखिलेश ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जीत खाली चुनाव की नहीं है, ये जीत है आपके विश्वासों की जीत, आपके सपनों की जीत, आपके सुनहरे उज्जवल भविष्य की जीत। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। जी राजीव जी। बिल्कुल, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहां दो एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरा संविधान को लेकर लगातार डिफेंसिव मोड में बीजेपी। क्या इससे, इन दो बातों से, एक नारा बटेंगे या एक हैं सेफ हैं या बटेंगे तो कटेंगे, और संविधान, क्या यहाँ पर घिरी हुई है भाजपा? क्या इसका कोई असर, जैसा असर वहाँ पर उस समय तो बटोगे कटोगे नहीं था, लेकिन संविधान था, संविधान के मसले पे लगातार विपक्ष घेर रहा था। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब फिर से संविधान है, फिर से खटाखट है। खटाखट की बात भी कल राहुल गांधी कर रहे थे झारखंड में। क्या इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है अब लोकसभा चुनाव के बाद इन विधानसभा चुनावों में? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेमंत कुमार जी, आपको लगता है क्या कि इसका असर पड़ेगा? जी राजीव जी, जो घोषणाएं हो रही है, राहुल गांधी ने जो कहा, उसका चुनाव पर निश्चित रूप से असर साफ साफ दिखेगा। और ये बातें साफ साफ इसलिए दिख रही है कि आप अगर देखेंगे कि जो ये प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का जो भाषण हुआ, आरक्षण को लेकर कितनी चिंता जाहिर कर रहे थे वो, कि आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, आदिवासियों का आरक्षण छीन करके। लेकिन उन्होंने जाति जनगणना की बात नहीं की, न महाराष्ट्र में की, न झारखंड में की। इन मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो इससे इनका मकसद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप जिस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, उस एजेंडे का जवाब सबसे अगर माकूल ढंग से आ रहा है तो कांग्रेस की ओर से आ रहा है। और राहुल गांधी दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तो उन्होंने साफ साफ जो कहा है और जो उनकी घोषणाएं हैं, जो महाराष्ट्रनामा जारी हुआ है, उससे साफ दिखता है कि आप जिनको लेकर के सामने आ रहे हैं, उसका जवाब कांग्रेस की ओर से बिल्कुल माकूल ढंग से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो कहा है, वो निश्चित रूप से उसका असर इस चुनाव में साफ साफ दिखाई देगा। जी जी जी। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे? आपको भी लगता है क्या कि इस विधानसभा चुनाव में संविधान फिर से ऊपर रहेगा, यानी संविधान का मसला और उसमें घिरी हुई बीजेपी नजर आएगी? चुनाव में इसका असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर राजीव, बिल्कुल राजीव जी, इस चुनाव में इसका असर पड़ेगा। इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तभी मोदी जी को जो है वो खाली कागज वाली संविधान की किताब लेकर घूमना पड़ रहा है। यानी जो खाली कागज के संविधान की बात बता रहे हैं मोदी जी या अमित शाह जी, वो इसीलिए बता रहे हैं कि उनका मालूम पड़ गया है कि मामला खाली हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने संविधान के मामले पर केंद्रित कर दिया चुनाव पूरी तरीके से। तो ये राजीव जी, संविधान के मामले में भारतीय जनता पार्टी घेरती नजर आ रही है। संविधान एक बड़ा मसला है, और राजीव जी संविधान बड़ा मसला इसलिए भी, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जब विधानसभा चुनाव शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले जब मुंबई में गए थे, वहीं एक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राज्यों के विधानसभा चुनाव भी जरूरी है संविधान बचाने के लिए। और इसलिए जरूरी है कि अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत कर नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है, तो फिर ये राज्यसभा में अपना बहुमत बना लेंगे, और राज्यसभा में जब ये बहुमत बना लेंगे तो फिर ये राज्यसभा के जरिए भी संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो संविधान राजीव जी तब तक मुद्दा है जब तक भारतीय जनता पार्टी है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे थे कि खड़ा अगर देश को है तो मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से है, तो ये बिल्कुल है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक देश के संविधान को खतरा है।
और जैसा कि शकील जी ने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी वो संविधान समीक्षा आयोग बना चुकी थी और उसके जरिए भी संविधान बदलना चाहती थी। तो यहाँ तो जो वहां तो उन्होंने बना दिया था संविधान समीक्षा आयोग, यहाँ तो कहा गया कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम बदल ही डालेंगे पूरा। उस समय तो चूंकि दूसरे लोग गठबंधन में शामिल थे और अकेले दम पे सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो उस समय प्रहसन किया गया, नाटक किया गया कि वो कोई आयोग बनाया जा रहा है, वो संविधान की समीक्षा करेगा और क्या क्या इसमें चीजें बदली जा सकती है ये करेगा। लेकिन अब तो साफ साफ कहा गया कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो जो संविधान बदलने का मसला था वो अभी भी बना हुआ है, और चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड जो राजीव जी दोनों जगह संविधान एक बड़ा मसला है। दूसरा, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बात की गई तो इसका जवाब तो हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि भाई हमने जब वहां ओबीसी का आरक्षण 27% किया तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका 14% कर दिया। दलितों का बढ़ा के 12% किया तो उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। आदिवासियों को 28% किया तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो यानी आरक्षण के विरोध में खड़े हुए हैं। और राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें 6900 शिक्षकों की जो था वो कोटा था वो हजम कर गई ये सरकार, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। तो यानी कि आरक्षण के मसले पर इनकी क्या है वो सोच समझ में आती है। दूसरा, ये आरक्षण किस तरीके से खत्म कर रहे हैं, जो निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां की जा रही हैं, उसके जरिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो आरक्षण खत्म करेंगे कहने की आवश्यकता भी नहीं, आरक्षण खत्म भी कर दिया जा रहा है। अगर सरकारी नौकरियां में भर्तियां नहीं हो रही हैं और सब कुछ ठेके पे हो रहा है तो उन ठेकों पे क्या हो रहा है वो नेचुरल एंट्री से समझा जा सकता है। तो यानी संविधान एक बड़ा मसला बना हुआ है और विधानसभा के चुनाव में भी एक बड़ा मसला है। भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि संविधान एक बड़ा मसला बन गया है, इसीलिए अब जो है मोदी जी को भी संविधान की बात करनी पड़ रही है। जी, मोदी जी को संविधान की बात करनी पड़ रही है यहाँ संविधान की बात, लेकिन संविधान के साथ साथ दूसरा मामला जो है वो भी एक महत्वपूर्ण है, जिसमें बटोगे कटोगे का जो नारा है या एक है सेफ हैं, और इस पे राहुल गांधी का वार वो आप लोगों ने देखा। लेकिन एक चीज़ ज़रा शकील जी आपसे समझना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि 13 तारीख के बाद से वो लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में सक्रिय रहेंगी और ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। कितनी सच्चाई इसमें? जी हाँ, बिल्कुल 13 तारीख को उनके यहाँ पे मतदान हो जाएगा और उसके बाद प्रियंका गांधी दोनों राज्यों में आ जाएंगी। अभी पिछले कई चुनावों में हमने देखा कि जिस तरह अभी आपने बताया कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके हर बात का जवाब देने के लिए मोदी जी बाध्य हो रहे हैं। मतलब अब एजेंडा जो है वो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और उस सेट एजेंडे के ऊपर रिएक्शन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। संविधान का मुद्दा ऐसा ही है, और जब प्रियंका गांधी आ जाती हैं तो वो सबसे चुटीली बात करती हैं। अभी पिछले कई चुनावों में हमने देखा, कर्नाटक और तेलंगाना से लेके हिमाचल और यहां पे अभी लास्ट जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां हुए थे राजस्थान के, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मोदी जी को घेरा उसका कोई जवाब मोदी जी के पास नहीं था, और इसीलिए वहां पे मोदी जी वायनाड में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। मोदी जी हमेशा परिवार के खिलाफ बोलते हैं, राहुल, प्रियंका, सोनिया जी के खिलाफ बोलते हैं, और ये सीट के बारे में बोल रहे हैं कि पारिवारिक सीट हो चुकी है। ये उनके लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पे इस परसेंट में इस लोगों की आबादी है, इसलिए वहां पे राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और अब प्रियंका गांधी आ गई हैं। वो ये भूल गए कि वही राहुल गांधी जो वायनाड से जीतते हैं वो अभी रायबरेली से भी जीते हैं और उससे पहले अमेठी से भी जीतते थे। राहुल गांधी 3 सीटों से जीते हैं, अमेठी, वायनाड, रायबरेली, एक सीट से नहीं जीते। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के चुनाव लड़े हैं उन्होंने, अभी एक ही सीट से लड़ा है खाली, बनारस से। उसी के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर बहन लड़ लेती वहां तो, अभी तो वायनाड में लड़ रही है, अगर वाराणसी से लड़ लेती तो क्या होता? सबको मालूम है कि मोदी जी के जीत का अंतर इतना कम हो गया था, वो खत्म हो जाता। प्रियंका को वायनाड चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बनारस से ही जीत के आ चुकी होती वो जी। लेकिन
उनके सामने वायनाड में वो चुनाव प्रचार करने नहीं गए। अगर इतनी ही परेशानी थी तो चले जाते वहां पे, देखते कि उनके कहने से कितना वोट प्रियंका गांधी का और कांग्रेस का कम होता है, जीत का अंतर कितना कम होता है। तो प्रियंका गांधी यहां आएंगी 13 के बाद में, निश्चित ही तौर पर दोनों जगह चुनाव प्रचार करेंगी। और देखिए दोनों जगह इस टाइम माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है और इसीलिए वो जो है इस तरह के नारों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए लोकसभा का देखिए चुनाव हुआ है, वो बहुत बड़ा धक्का था बीजेपी के लिए, और हमने बताया कि धक्का मोदी जी के लिए 240 पे रुकना उनका, और उससे बड़ी बात जो है जो सीटें कम हुई हैं वो सीटें 28 सीटें कम हुई है यूपी से, और इसीलिए योगी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अपने आप को साबित करें वो, और साबित करने का इनको एक ही तरीका आता है, विभाजन की खाई और बढ़ाओ जी, नफरत और बढ़ाओ। जनता के लिए काम करें तो शायद जनता उसका कुछ दे। भाई यूपी में नौकरियों की हालत इतनी बुरी है कि वैकेंसी नहीं निकलती है, और वैकेंसी अगर निकल जाए तो वो टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट हो जाए तो रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आ जाए तो उसमें धांधली की शिकायत आती है, रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। आप मतलब इसके बारे में आज मीडिया काम नहीं करता, कोई दूसरा काम नहीं करता, और हम लोग जितना बता सकते हैं बताते हैं उतना। 7 साल में कितने लोग ओवर एज हो गए जो राज्य सरकार में नौकरियां चाहते थे, ओवर एज हो गए, केंद्र में ओवर एज हो गए। आज हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है, लेकिन इसीलिए कि अभी तक वो एक दूसरी तरह का डर फैला रहे थे, और अब ये सबसे भयानक जिसे कहते हैं सबसे निचले स्तर का, कटने और काटने की बात करने से ज्यादा नीचे और क्या जाएंगे। या हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि ना, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं है, और भी गिर सकते हैं, पता नहीं क्या कहेंगे क्या करेंगे, एक सामान्य आदमी तो कल्पना नहीं कर सकता जी। तो कर सकते हैं। तो ये जो है इसीलिए जा रहे हैं कि इस बहाने ही इनको वोट मिल जाए, लोग डर के वोट दे दें इनको। और देखिए जो वोट था वो किसका मिल रहा था, 2014 के बाद जो है दलित और पिछड़ा जो है वो शिफ्ट हुआ था बीजेपी में, उसके वोट से ये जीत रहे थे। लेकिन दलित और पिछड़े ने देखा कि हमारा जो सम्मान था या जो हमारा स्थान था वो तो इस संविधान की वजह से था, इस आरक्षण की वजह से था। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण तो हमारा अपने आप खत्म हो गया, और आरक्षण हमारा खत्म हो गया तो हमें नौकरियां मिल कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो दे नहीं गए, वहां तो टाइटल देख के नौकरी दी जाती है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये प्रयोग तो कई लोगों ने किए हैं, और ये रिकॉर्ड में आया कि एक ही कंपनी को एक ही आदमी ने 2 अलग अलग टाइटल के साथ एप्लीकेशन पहुंचाई, एक के लिए कॉल आया एक के लिए नहीं आया। या कोई भी अभी भी करके देख सकता है किसी प्राइवेट कंपनी में। टाइटल से मतलब हमारा सरनेम से है, गोत्र से है जो लगाया जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि आप जनरल क्लास में हैं या पिछड़े हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं। सरनेम, जिस सरनेम भी कहते हैं। तो प्राइवेट में नौकरी मिलने से रही उनकी, जो सरकार में नौकरी मिलती थी खत्म कर दी आपने, तो दलित और पिछड़ा जाएगा कहां। इसलिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर हुआ, कांग्रेस और सपा की तरफ गया। तो अब उसको वापस जोड़ने के लिए समझते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, भी पिछड़ा कहा ही जाता है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास एंड बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो उसको जो है आप डराओ, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, तुम बचोगे नहीं। बेटियों तक को ले आए, कहीं किसी सभ्य समाज में बेटियों को लाया जाता है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटियां ले जाएंगे। बेटियां कैसे ले जाएंगे, ये शर्म की बात है कहना कि बेटियां ले जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं वो। लेकिन अब यही देखना है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी इन चीजों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर वो समझ रहा है, जो उसको समझना चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सरकारी शिक्षा चाहिए, सरकारी चिकित्सा चाहिए, सम्मान चाहिए और सामाजिक न्याय चाहिए। ये सोशल जस्टिस एक बिल्कुल अलग किस्म की अवधारणा है, बिल्कुल अलग चीज है। जो लालू कहते हैं कि मैंने दी, और वाकई उन्होंने दी, लालू ने बिहार के अंदर, मुलायम ने दी,
कांग्रेस ने दी, कांग्रेस 47 से दे रही है सामाजिक न्याय। तो अब उस सामाजिक न्याय 2 की बात, नेक्स्ट स्टेज की बात, अगले दौर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं जाति गणना से। जिस दिन जाति गणना हो जाएगी, और राहुल का दावा है ये कि मैं करवा के मानूंगा, और 3 राज्यों में तो उन्होंने, एक राज्य में तो करवा ली, बिहार में, और कर्नाटक में और तेलंगाना में शुरू हो गई है जी। और भारत में, मतलब देश के अंदर जो है जनगणना की घोषणा हो गई है। अब इसमें जाति गणना होगी कि नहीं, इसमें भी कुछ बोले नहीं है वो, लेकिन भारी दबाव में है, वो करवाना पड़ेगी। और जिस दिन जाति गणना हो गई तो उस दिन सामाजिक न्याय 2 पूरा हो जाएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी को पूरा सम्मान मिल जाएगा। आप दलित इतना है मालूम है, आदिवासी इतना है मालूम है, पिछड़ा कितना है, 50% वो कहते हैं, 65%, 60% कितना है बताइए ना आप। उसके हिसाब से हम उनके लिए योजनाएं बनाएंगे। ये बांटना नहीं है, मोदी जी कहते हैं कि राहुल बांटने की बात करते हैं, ये उन्हें सशक्त करना है, मजबूत करना है कि उसके हिसाब से इतना हिस्सा चाहिए, हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे, ऐसे काम लाएंगे जिससे आपको वो हिस्सा मिल सके, आप भी मजबूत बन सके। देश का एक एक आदमी जब मजबूत बनेगा तभी तो भारत मजबूत बनेगा। बिल्कुल जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देश का एक एक आदमी मजबूत बनेगा तभी भारत मजबूत बनेगा। तो बहुत कुछ है, और अभी चुनाव का दौर, और इस चुनाव में संविधान ऊपर रहता है या कटोगे बटोगे ऊपर होता है, ये सब कुछ 23 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आज 10 तारीख है, 11, 12 2 दिन इंतजार कीजिए, और तीसरे दिन 13 तारीख को पहले दौर की पोलिंग है, वोटिंग है झारखंड में, और उसके बाद 20 तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह, उसके बाद चुनाव समाप्त, और 23 तारीख को रिजल्ट। इंतज़ार करते हैं क्या कुछ होता है। चुनाव आयोग भी शक के दायरे में है। चुनाव आयोग अगर शक के दायरे से बाहर निकलना चाहता है तो ये बहुत अच्छा मौका है चुनाव आयोग के लिए। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शकील जी आपका, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आनंद राज हमारे साथ हैं, जसल दलजीत साहब हमारे साथ बने हुए हैं, एस राज बने हुए हैं, असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा जैसा कांड करने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा देगी, चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है, नहीं हो सकता है। दोनों स्टेट में हो सकता है कि दोनों स्टेट में हमारे वोटों पर डाका पड़ जाए, कह रहे हैं असलम चिश्ती जी। गिलबर्ट नरोना साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, और विजय त्रिपाठी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, ज्योति जी हमारे साथ बनी हुई हैं, और ऐसे ही श्री किरण जे हैं, वी यू गुड नाइट लिख रहे हैं, संजीव सैनी साहब अल्फा